आज हमारा टॉपिक है चैलेंजेस फॉर द न्यू गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट अब आएगी, जो कि इलेक्शन के नताइज के बाद बनेंगी, प्लस सिक्योरिटी। पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं आजकल। पाकिस्तान क्राइसिस में जो है ना, आप समझे कि फंसा हुआ है, ठीक है, इट्स अ वेल, और पाकिस्तान उस क्राइसिस में फंसा हुआ है। चैलेंजेस कौन कौन से क्राइसिस हैं हमारे पाकिस्तान में जो कि न्यू गवर्नमेंट को हल करने हैं। अब मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं, एक तो आपको चैलेंजेस का पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या पता होना चाहिए आपको? सॉल्यूशंस। बस सॉल्यूशंस, वेरी नाइस। बस इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो आप सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, जो मैं आपके साथ भी डिस्कस करूंगा, मिसाल के तौर पे वो मैं तो आपको वन लाइनर बताऊंगा और समझाऊंगा कि भाई ये सॉल्यूशन है XYZ, और चैलेंजेस में भी मैं आपको यही बताऊंगा। मगर क्या आप लोगों को लगता है कि वन लाइन जो है वो इनफ होगी इस टॉपिक को कवर करने के लिए? नहीं, हर चैलेंज की आपने डीप डाउन जाना है। एक तरीके से आप ये समझें, अगर इस सवाल को आप सही कर लेते ना, तो पाकिस्तान अफेयर की मैं बात कर रहा हूं, पाकिस्तान अफेयर का पूरी जो करंट अफेयर यानी कि जो करंट इश्यूज हैं, हिस्ट्री देखिए ना, बात सुने। आपको पता है कि पाकिस्तान अफेयर के जो है वो सिलेबस में कौन कौन सी चीजें हैं? करंट इश्यूज हैं, और क्या है, और आपकी हिस्ट्री है, प्री पार्टीशन कि पाकिस्तान कैसे बना, ये सब चीजें। तो बेसिकली जो ज्यादा आजकल इंपॉर्टेंट है ना, वो आपका करंट इश्यूज हैं। आप आजकल भी सवाल देख लें, 7 में से तकरीबन 5 सवाल, 4 सवाल जो है वो इस सेक्शन में से होते हैं। तो अगर आपका ये सेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो दैट मीन्स आपका आराम से पाकिस्तान अफेयर कवर हो जाएगा। तो मैं आपको इतनी बड़ी बात कह रहा हूं कि अगर आप इस सवाल को सही तरीके से करते हैं तो आपके पाकिस्तान अफेयर के करंट इश्यूज का गेम ही हो जाएगा पूरा। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वन लाइनर समझा रहा हूं, मगर आपको डीप डाउन जाना पड़ेगा हर एक चैलेंज को और हर एक सोल्यूशन को। और यकीन माने इसके सोल्यूशंस और इसके चैलेंजेस आपके बहुत से सवालात में आप लोगों की हेल्प करेंगे। तो प्लीज थोड़ा सा इधर भी सुने, मैं पूछूंगा भी, और आज हम एक क्वेश्चन भी करेंगे, वो आप लोग मुझे लिख के दिखाएंगे। और दूसरी बात कि हम बेसिकली इस पे आते हैं, करंट चैलेंजेस की बात करते हैं। बताना शुरू करें, कौन सा? इकोनॉमिक सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे पास, इकोनॉमिक क्राइसिस। मोटी मोटी बातें बताएं कि क्या मसाइल है हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस में। भाई लोन्स हैं, यानी कि आप कहेंगे बोरोइंग है, डेफिसिट बहुत है भाई, डेफिसिट बहुत है, करंट अकाउंट डेफिसिट, XYZ, जितने भी डेफिसिट्स हैं वो सारे। इन्फ्लेशन हमारा मसला है। अब इन्फ्लेशन क्या होती है भाई? महंगाई जो हम देख रहे हैं। अब इसकी इकोनॉमिक डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो वो दैट हैज टू डू विद अ बास्केट, ठीक है, जिनका इकोनॉमिक सब्जेक्ट रहा है, जिन्होंने पढ़ा है, तो इसको इतना डीप डाउन नहीं जाना। मगर जब आप इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान का पढ़ेंगे तो आप इस चीजों को देख लेना, इकोनॉमिक टर्म्स को देखें, इकोनॉमिक टर्म्स को आपको देखना पड़ेगा कि फलाना करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, ठीक है, इंटरनेशनल एक डेफिसिट होता है, XYZ, ये सारी चीजें आपकी। और क्या है भाई? आपके एक्सपोर्ट कम है, वो भी करते हैं, एक्सपोर्ट कम, इंपोर्ट ज्यादा, जिसकी वजह से एक्सपेंडिचर बहुत है मगर कमाई कम है मुल्क में। और क्या है? एनर्जी सर्कुलर डेब्ट भी है। सर्कुलर डेब्ट बोले, एनर्जी नहीं बोले। सर्कुलर डेब्ट इन इटसेल्फ एक इकोनॉमिक टर्म। अनएम्प्लॉयमेंट है भाई, GDP कम है, प्रोडक्शन कम है, ठीक है, लो GDP, और टैक्सेशन इश्यूज हैं, ठीक है, आपके पास लो टैक्स कलेक्शन है। यकीन माने ये कितनी मैंने चीजें लिखी, जरा गिने, ये 8-9 अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपके इकोनॉमिक क्राइसिस के चैलेंजेस हो गए पूरे, आपका पूरा एक चैप्टर हो गया। तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अब एक एक को जाके आपने पढ़ लेना है। सिर्फ IMF लोन का क्या बेसिकली मसला है, क्यों पाकिस्तान ले रहा है? IMF लोन इसलिए ले रहा है क्योंकि हमारे पास कमाई, एक्सपेंडिचर हमारा ज्यादा है। हमारे ऐसे इदारे हैं जो ज्यादा बेसिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं मगर आउटपुट कुछ भी नहीं है,
ठीक है, इनकम नहीं है हमारे इदारों की जी। आप देखिए ना बहुत सी चीजें आप इसमें आप डालेंगे जी, सिक्योरिटी इश्यूज। सिक्योरिटी इशू से क्या है, सिक्योरिटी इश्यूज, और उसकी वजह से क्या है कि फॉर एग्जांपल सी पैक या जो आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मुल्क में नहीं आ रही, तो आपके पास मुल्क में कोई बंदा इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं, क्योंकि आपके पास सिक्योरिटी के मसाइल हैं। अब इन इटसेल्फ ये 10 आपके पास चीजें मैंने आपको लिख के बताई हैं, यकीन माने अगर आप इसको कर लेंगे आपको नहीं लगता कि आपको पास बहुत मटेरियल होगा, एंड इट इज इनफ फॉर द होल ईयर। 25 वालों के लिए, 26 वालों के लिए भी कह रहा हूं कि इट इज इनफ व्हेन यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। तो ये दीज थिंग्स आर इनफ, इससे ज्यादा कोई चीजें हैं ही नहीं, इससे ज्यादा तो बहुत सी चीजें हैं। हाँ, आप और सोचते जाएं और लिखते जाएं और सोचते जाएं और लिखते जाएं, नॉट एन इशू। बट यकीन माने मैं आपको फिर बता रहा हूँ, चैलेंजेस फॉर द न्यू गवर्नमेंट प्लस सिक्योरिटी, ये जो है ना ये हो जाएगा इसके करंट इशू सारे तकरीबन। इकोनॉमिक क्राइसिस आपके पास नंबर 2 पे चलते हैं, गवर्नेंस इश्यूज हैं, गवर्नेंस क्राइसिस। क्या गवर्नेंस क्राइसिस है? गवर्नेंस क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली मुल्क की एग्जीक्यूटिव बॉडी जो अपना काम करती है, इम्प्लीमेंटेशन करती है लॉज की, पॉलिसीज की, ठीक है, वो सारी आपकी गवर्नेंस में आती है। अब गवर्नेंस क्राइसिस हमारे मुल्क में बहुत शदीद किस्म का, तो क्या है जरा बताते जाएं। एक मिनट, इनइफेक्टिव पॉलिसीज, इनइफेक्टिव किस तरीके से बताएं जरा। इनइफेक्टिव पॉलिसीज ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं हो रही, एक गवर्नमेंट आती है, एक पॉलिसी लेके आती है, दूसरी गवर्नमेंट 2 ही साल के बाद आ जाती है, वो कहती है हम ये पॉलिसी नहीं चलाएंगे, हम दूसरी पॉलिसी चलाएंगे। तो आपकी कितनी अच्छी पॉलिसी हो, इनइफेक्टिव हो जाती, किसी काम की नहीं रहती। और क्या है भाई इशू, आप बताओ। आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कह लेना, लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन स्टेट इंस्टीट्यूशंस। भाई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लिख लो। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस नहीं है, इसी के अंदर डाल देना, लिख लो भाई इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस नहीं है। देखिए ना वो सारी चीजें, देखिए एक एक चीज के अंदर बहुत सी चीजें आ रही हैं। तो बेसिकली ये ब्रॉड चीज मैंने लिखी है, इसके अंदर बहुत सी चीजें आ जाएंगी आपके पास। मैं आपको वही बता रहा हूँ, हम लोग 1.5 घंटे में इतना ही पढ़ सकते हैं जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। और सिर्फ ये क्राइसिस तो नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ क्राइसिस। पॉलिटिकल क्राइसिस अपनी जगह है, पॉवर्टी है, सोशल इश्यूज हैं, क्राइम है, बहुत सी चीजें हैं, फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज हैं हमारे पास। वो आपकी आ गई ना ये लैक ऑफ ट्रस्ट पे, तो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। यार देखो ब्यूरोक्रेसी जो है ना हमारी, वो आज तक आउटडेटेड लॉज पे काम कर रही है। आउटडेटेड लॉज एज इन वो काम कर रही है ब्रिटिश एरा के लॉज पे। तो आप लिख सकते हैं कि हमारे जो लॉज ही हैं वही आउटडेटेड है, लॉ ही नहीं बन रहा। तो ये आपका बहुत बड़ा गवर्नेंस इशू है, काम ही नहीं करते, कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी बनाई गई थी अंग्रेज ने, वो किस लिए बनाई थी? वो लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं थी ना, वो थी अपना निजाम थोपने के लिए लोगों पे। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है, जब आप लोग भी इंशाल्लाह, आप में से भी लोग जाएंगे, तो आप भी ये नहीं करेंगे, आप करेंगे जो हो रहा है, ठीक है? क्योंकि हमारा सिस्टम क्या है, एक तरीके से कॉलोनियल वेस्टेज इसको कहते हैं, इट्स अ कॉलोनियल वेस्टेज। तो जब आपके गवर्नेंस वाले लोग ही वेलफेयर पे काम नहीं कर रहे, बेसिकली देखिए गवर्नेंस है ही ये कि डोर स्टेप पे पब्लिक सर्विस डिलीवरी हो, जब वो उसका बेसिकली सिस्टम ही है कि वो वेलफेयर के लिए नहीं बनी, वो कॉलोनियल वेस्टेज है, तो कहां से गवर्नेंस आपकी अच्छी होगी? समझ रहे हैं आप लोग? अब ये कंट्रोवर्शियल बात नहीं है, लिख सकते हो। हाँ बताओ। देखिए उन्होंने बहुत से काम भी किए। आप इंडिया में रिफॉर्म्स देखें, ब्यूरोक्रेसी की बहुत रिफॉर्म्स हैं। उनको पता है, आपको उनके पास एक होती है प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी होती है सिविल सर्वेंट्स के पास,
कोई भी गवर्नमेंट किसी भी सिविल सर्वेंट को निकाल नहीं सकती विदाउट द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे पास ये सिस्टम नहीं है। आप बैठे, आप अच्छा काम करें, 1 महीने बाद आपको बोलेंगे आप पोस्टिंग हो जाए। आपके ऐसे भी ऑफिसर्स आए हैं कि जिनकी 1 महीने के अंदर 10-10 पोस्टिंग्स आई हैं, यानी 3 दिन की एक पोस्टिंग। क्यों? हमारे पास इम्यूनिटी नहीं है। ठीक है, बहुत से इश्यूज हैं, इसीलिए क्योंकि हमारे पास लॉज आउटडेटेड है, मैं आपको वही बता रहा हूँ, और लोगों की विल नहीं है। ये 2 चीजें जिसने लिखनी लिख लें, फिर हम तीसरे इशू की तरफ जा रहे हैं। हमारे न्यू गवर्नमेंट के लिए क्या इशू, मैं अभी बता रहा हूँ, इन चीजों को अभी से बता रहा हूँ। ये आप रोड मैप लिख लें, जाके इसी पे पढ़ लें। इकोनॉमिक क्राइसिस आपका हो गया, मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ता, मैंने इससे ज्यादा नहीं पढ़ा होगा इकोनॉमिक क्राइसिस, मैंने कोई इस पे बुक्स नहीं पढ़ी। सोशल नेचर के सोशल इश्यूज या प्रॉब्लम्स दैट पाकिस्तान इज फेसिंग राइट नाउ। अब इसमें बहुत सी चीजें आ गई। क्राइम रेट, और क्या है, हेल्थ इश्यूज, एजुकेशन, पॉवर्टी, और क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, और चाइल्ड लेबर, डिफॉरेस्टेशन और वाटर क्राइसिस बहुत बड़ा इशू है। वेरी गुड, ओवर पॉपुलेशन बहुत बड़ा, सबसे बड़ा इशू यही है पाकिस्तान का। अर्बनाइजेशन, वेरी गुड, 1 मिनट, अर्बनाइजेशन, और क्या कह रहे हो, एनर्जी क्राइसिस अलग से करते हैं ये सोशल इश्यूज में। और किसी को कोई सोशल इशू आ रहा है, वो उसमें वो सिक्योरिटी में करते हैं सेक्टेरियनिज्म, और चलो सेक्टेरियनिज्म भी लिख देते हैं हम, ठीक है, सेक्टेरियनिज्म, ठीक है, सेक्टेरियनिज्म, एक्सट्रीमिज्म, इंटॉलरेंस कह लो आप। पाकिस्तान का एक और मसला बहुत है, नेशनल इंटीग्रेशन का मसला। कौमें हमारे पास, एक कौम नहीं, हमारे पास कौमें हैं। नेशनल डिसहार्मनी, माइनॉरिटीज, वो उसमें आ जाते हैं। भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में आएंगे फिर। ये देखो कितनी चीजें हैं, टाइम सिर्फ 35 मिनट है। कौन सी माइग्रेशन, लिख लें, ब्रेन ड्रेन लिख लें, ब्रेन ड्रेन, कोई इशू नहीं, ये भी सारा सोशल इशू ही है। ब्रेन ड्रेन भाई, कितने मसाइल है देखो। अब एक एक पे आप पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे एक एक पे। तो बेसिकली तो आज हमारा पूरा का पूरा सिलेबस है करंट इश्यूज का। इस पे आ जाएं, एजुकेशन के क्या मसाइल है हमारे मुल्क में, हायर एजुकेशन के। 40% इलिटरेट है भाई, इलिटरेट बहुत हैं, आउट ऑफ स्कूल बच्चे बहुत हैं, गोस्ट टीचर्स हैं, स्कूल नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है। एक ही इसके अंदर आपके पास कितनी चीज़ें आ गई, बहुत एजुकेशन के मसाइल हैं, हेल्थ इश्यूज हैं। जब आप पेपर में लिखोगे और आपके पास सवाल भी यही है, तो आप यही लिखोगे, सोशल इशू की हेडिंग डाल के आप ये सब दो लोग बात करोगे, और उसके साथ साथ 1 या 2 के आपने कोई पॉइंट्स बता दिए कि भाई ये चीज़ है। क्राइम रेट बता दिया, हेल्थ इशू में कोई चीज़ बता दी कि हमारे पास नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स बहुत कम है, फैसिलिटीज़ कम है, XYZ। एजुकेशन के बारे में हम बहुत कुछ बात करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट में कोई भी आपके पास कोई जैसे इंसिडेंट आ जाते हैं, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स आ जाते हैं कि खातून के साथ जो है वो कोई ज्यादती या कोई ऐसी चीज़ हो गई हो, वो डाल सकते हैं आप। उनके साथ वुमेन इनइक्वालिटी इन इकोनॉमिक टर्म्स, वेजेस, लेबर, सारी चीज़ें आ गई ना इसमें। कोटे उनको प्रॉपर नहीं मिल रहे। वाटर क्राइसिस में आप बहुत कुछ डाल सकते हैं, इंडिया का इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, दुनिया का इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर सूबों के बीच में जो लड़ाई है, जब आप नेशनल डिसहार्मनी की बात करोगे तो आप सूबों की बात कर सकते हो। NFT अवार्ड्स XYZ के भाई हमारे जो हैं वो सूबे हैं ना, वो मुल्क के लिए नहीं ज़्यादा सोचते हैं, वो अपने सूबों के लिए ज़्यादा सोचते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके पास, ये सोशल इश्यूज हैं पाकिस्तान में, प्रॉब्लम्स हैं, ये चैलेंजेस है पाकिस्तान को सोशली। तो न्यू गवर्नमेंट को इन सारे चैलेंजेस से
निकलना है, मुल्क को निकालना है, और इसलिए आवाम ने उनको मैंडेट भी दिया है। ये सोशल इश्यूज हैं आपके, लिख लें आप, और इस पे जाके फिर वही बात है, पढ़ना तो पड़ेगा हर एक इशू को। यकीन माने जब आप ये करेंगे आपको नहीं लगता, और सही तरीके से देखें, एक एक चीज़ को आपने सही तरीके से रिसर्च करके करनी है। रिसर्च मैं नहीं कह रहा बहुत ऊपर लेवल की करें, आप बेसिकली देखिए अर्बनाइजेशन के इश्यूज पाकिस्तान के साथ के ऊपर क्या हैं, उसके बाद आप उसके सॉल्यूशंस देख लें। नोट्स बनाए, लिख लिया। जब आपके पास करंट अफेयर्स का कोई सवाल है अर्बनाइजेशन पे, इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर आया, जनरल साइंस एंड एबिलिटी में आया कोई चीज़, ऐसे में कोई चीज़ आई, आपको नहीं लगता कि आप लिख सकते हो, पॉइंट्स होंगे दिमाग में? बिल्कुल होंगे। ये सारी चीज़ें आपको वैसे भी पढ़नी है, दिस इज़ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। जो मोटे मसाइल हैं वो मैं आपको टिक करके देता हूँ यार, जिस पे आपको अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा। एजुकेशन है, हेल्थ इश्यूज़ है, क्लाइमेट चेंज है, ये वाटर क्राइसिस है, ओवर पॉपुलेशन है, नेशनल डिसहार्मनी है। ये चीज़ें जिस पे आपको चीज़ें भी याद करनी पड़ेगी। बेसिकली डिफॉरेस्टेशन इसी का पार्ट है, क्लाइमेट चेंज का, ठीक है। बहुत सी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। वुमेन एम्पावरमेंट और सेक्टेरियनिज्म भी जो है वो मिला हुआ है। इंटॉलरेंस क्या, सेक्टेरियनिज्म से ही तो इंटॉलरेंस आ रहा है। ये चीज़ें देखें ना, एक ही चीज़ चार चार चीज़ों में वो कनेक्टेड है। सेक्टेरियनिज्म की वजह से क्राइम रेट भी तो बढ़ रहा है। सारी चीज़ें तो अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को बेसिकली समझ जाएंगे तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। ये कोई अलग अलग तो नहीं है चीज़ें। एक ही चीज़ जो आप यहाँ पे पढ़ोगे उसका कोई ना कोई सोल्यूशन या इशू सेक्टेरियनिज्म का भी होगा। एक वेब है पूरा, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ये टिक जो मैंने मारे यार, इनको तो आपने जो है ना अच्छे खास सही तरीके से पढ़ना कि इन पे पहले एसेस भी आ चुके हैं और उन पे पूरे पूरे 20-20 नंबर के सवालात भी आ चुके हैं। कि जैसे एजुकेशन पे तो आ ही जाता है, क्राइसिस क्या है, मसाइल क्या हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, XYZ ये सब चीज़ें, ठीक है। सिक्योरिटी इश्यूज, सिक्योरिटी है क्या? एब्सेंस ऑफ फेयर इज सिक्योरिटी। जब इंसान को डर ना हो तो वो सिक्योरिटी होती है। क्या समझते हैं इस बात को? फेयर नहीं है आपके अंदर, डर नहीं है, उस चीज को सिक्योरिटी कहते हैं। फूड सिक्योरिटी कब होगी? जब आपके घर में गल्ला भरा हुआ है, सिक्योरिटी, आप सिक्योर है, नो इशू, खाने पीने के कोई मसाइल नहीं होंगे, ठीक है। आपके घर के बाहर, आपके एरिया में पुलिस है, आपको क्राइम का इशू नहीं होगा, आप डरोगे नहीं कि कोई और बंदा आपकी प्रॉपर्टी या आपकी बॉडी को हार्म करेगा। दोनों चीजें सिक्योरिटी है। इसी तरीके से सिक्योरिटी इश्यूज इंडिविजुअल लेवल के भी हैं और नेशनल लेवल के भी हैं। क्या क्या है भाई? हमारे पास मिलिटेंसी है। मिलिटेंसी है, क्या होती है मिलिटेंसी? दहशतगर्द कोई ग्रुप बनाए विद ऑब्जेक्टिव। जैसे टीटीपी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि उनके वर्जन का जो इस्लाम है वो पाकिस्तान पे नाफिज करना है। तो उसको हासिल करने के लिए वो क्या करते हैं, बम धमाके, और गवर्नमेंट को बेसिकली ट्रेडिशनल तरीके से फोर्स करते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो। हमारे पास टेररिज्म है, हमारे पास सेक्टेरियनिज्म है। हर आए दिन हम लोग सेक्ट्स की बेसिस पे एक दूसरे को मारते हैं, ठीक है। उसमें माइनॉरिटीज भी इन्फ्रिंज हो जाती है, माइनॉरिटीज के राइट भी इन्फ्रिंज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें आप ऑर्गेनाइजेशंस लाइक टीटीपी कोट कर सकते हैं, BLA कर सकते हैं आप, ठीक है। और क्या है भाई? ISIS भाई। मगर देखिए वो करना जो आजकल जरा चमक रही है, ज्यादातर यही चमक रही है आजकल, ज्यादातर यही हरकतें करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सबसे बड़ी बात है वो इंडियन बेलिजरेंस है। हमें इंडिया से बहुत खतरा है। कैसे? बॉर्डर्स पे अक्सर मसले होते हैं, क्रॉस बॉर्डर फायर्स होती हैं, XYZ। देखिए प्रॉक्सी वॉर्स भी सिक्योरिटी का है ना। उसमें फिर आप बोलेंगे कि जी एक और सिस्टम है, मिस इन्फॉर्मेशन का जमाना है, गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना,
मुल्क का सॉफ्ट पावर को इम्पैक्ट करना, जिसे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कहते हैं हम, नॉन ट्रेडिशनल वॉर। एक तो देखिए वॉर होती है, हमने जब भी देखे वॉर से हमें एक चीज याद आती है कि यार बंदूकें या तलवारें चल रही हैं या टैंक्स चल रहे हैं। एक होती है नॉन ट्रेडिशनल वॉर, एक है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। आजकल जमाना है इंफॉर्मेशन का। अगर एक मुल्क के बारे में आप गलत पर्सपेक्टिव दुनिया को बताएंगे कि ये मुल्क टेररिस्ट है, ये मुल्क हार्बर करता है टेररिज्म को, जो कि इंडिया पाकिस्तान के बारे में हर फोरम पे कहता है कि पाकिस्तान जो है वो क्या करता है, पाकिस्तान टेररिज्म को हार्बर करता है, बनाता है, XYZ जो भी वो लोग गलत बात करते हैं, ठीक है। तो ये भी तो सिक्योरिटी है ना। हमारा पासपोर्ट दुनिया में वन ऑफ द वर्स्ट पासपोर्ट्स है। क्यों? हमारे लोगों को चोर डाकू ये बोला जाता है, तो इसी वजह से बोला जाता है ना कि हमारी नॉन ट्रेडिशनल वॉर जो है उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर दिया इंडिया ने और जो भी हमारे मुल्क के दुश्मन है। तो ये भी दिस इज अ सिक्योरिटी इशू पाकिस्तान के लिए। तो जब हम इसके सॉल्यूशंस पढ़ेंगे तो हम नॉन ट्रेडिशनल वॉर और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी भी बात करेंगे। अगर इस्लामोफोबिया कोई चीज़ है तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान और उसके लोग उससे इम्पैक्ट तो होंगे। तो इट कम्स इन दिस जी। उससे क्या होगा? उससे ये मतलब जैसे पीपीए और ये पीटीआई के मतलब काफी जब हो जाती है पंजाब में दूर लीग के साथ। देखिए आप इसको ये कह सकते हैं इंसर्जेंसीज भी हो जाती हैं। इंसर्जेंसी भी सॉरी हमारे पास है। इंसर्जेंसी में फिर आपके पास BLA आ जाएगी। मुल्क के अंदर जो मुल्क को तोड़ने वाली ताकतें कोशिश कर रही हैं वो भी। साइबर सिक्योरिटी देखो कितना बड़ा इशू है। साइबर सिक्योरिटी हमारा डाटा लीक हो सकता है, अक्सर हुआ भी है। पूरी गवर्नमेंट साइट्स को हैक कर लिया जाता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट साइट्स में अगर डाटा आपकी अल्लाह ना करे नादरा की साइट को कोई हैक कर ले तो आप सोचें कि आपका डाटा किस हाथ में जा सकता है और वो उस डाटा का क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। हमारी सोच भी नहीं होगी कि वो डाटा को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें AI का एलिमेंट भी डाल दें कि AI की जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है उसके खिलाफ भी कुछ करना चाहिए। उससे भी जो है ना आपके क्राइम्स बढ़ रहे हैं आजकल इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स बहुत हो गए हैं। एंड आई बिलीव क्राइम्स आर पार्ट ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज, है ना। नए किस्म के क्राइम्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, इंक्लूडिंग योर इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स, हैरेसमेंट, डाटा की चोरी, आपकी इमेज जो है उसमें दूसरी वॉइस बना के किसी और को भेज देना। बहुत सी चीज़ें इसमें हो भी रही हैं। FIA के केसेस जो है वकील हो और FIA के करे ना केसेस, उन्हें पता चलेगा कि कितने बड़े मसले हैं ये, लोगों के साथ कितना फ्रॉड हो रहा है। बैंक अकाउंट से पैसे छीन लिए जाते हैं, ट्रांसफ़र कर लिए जाते हैं। एनर्जी क्राइसिस, क्या है क्राइसिस भाई? लोड शेडिंग है और क्या है? सर्कुलर डेप्ट है। इससे क्या है? आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों पे इम्पैक्ट आता है। आपकी एक्सपोर्ट कम जाएगी, इंपोर्ट बढ़ जाएगी। एनर्जी क्राइसिस की वजह से इन्फ्लेशन भी हो रही है। हैवी बिल्स, हाँ बिल्कुल, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स कह लें आप, फॉसिल फ्यूल्स, कार्बन, हाइड्रोकार्बन, XYZ डेफिशिएंसी हो रही है हमारे मुल्क में। देखिए LPG और नेचुरल गैस ये 2028 में ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी से जो लोड शेडिंग हो रही है ना गैस की, तो 2028 में इंशाल्लाह ये भी नहीं होगी, गैस ही नहीं होगी, लकड़ियाँ जलाना, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो। और एनर्जी क्राइसिस के क्या क्या इश्यूज हैं और क्या है हमारे पास एनर्जी क्राइसिस का? क्या इशू है बताएं? थोड़ा कनेक्ट करें, थोड़ा कनेक्ट करके बताएं। जनरेट वाला सीन अलग है। बेसिकली आप ये बोल सकते हैं यार कि देखें क्लाइमेट चेंज इसकी वजह से है, नहीं है क्लाइमेट चेंज। दुनिया गर्म नहीं हो रही फॉसिल फ्यूल्स के जलने की वजह से, पोल्यूशन हो रही है, XYZ। एनर्जी कम है तो बेसिकली आपकी इंडस्ट्री नहीं चल रही। ये बोले इंडस्ट्री कितनी बंद हो गई, लोड्स ऑन इंडस्ट्री, इन्फ्लेशन में आ गई ना वो सारी चीजें। आप एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट ज्यादा करो। बैड प्लानिंग फॉर क्या मतलब बैड प्लान? मतलब कि हमने प्रोडक्शन के लिए यूनिट्स लगा लिए, डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम नहीं बनाया।
आप ये बोलें कि हमारी जो ग्रिड स्टेशन है वो बहुत पुरानी है, ग्रिड स्टेशन को अपग्रेड करना होगा, इट्स टू ओल्ड। डैम्स में सिल्ट भर गई है, डैम्स हैव बिकम इनएफिशिएंट, उनकी जाहिर सी बात है उनकी प्रोडक्शन कम हो गई है। ये यार मोटी मोटी चीजें, वैसे तो बहुत सी चीजें। क्या है डिस्कोर्स इनएफिशिएंसी? डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनमें इश्यूज हैं, ठीक है। ग्रिड स्टेशन के साथ आप लिखें कि डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज, लाइन लॉसेस हैं, वेरी गुड, लाइन लॉसेस हैं, थेफ्ट है, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट है, बहुत बड़ा क्राइम है, ये लिख लें। फिर हम फॉरेन पॉलिसी पे आ रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी कुछ लोग नए हैं, काफी लोग नए हैं, आई मीन फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, किसी कोई बताना चाहेगा? फिर मैं ब्रीफ करूंगा। पाकिस्तान को समझिए कि एक इंसान है, एक स्टेट है, एक इंसान है, इट्स अ स्टेट। और स्टेट क्या होती है? लोगों का मजमा, लोगों की बिगेस्ट एसोसिएशन को स्टेट कहते हैं। तो एक तरीके से हम सब लोग एक इंसान है जिसका नाम है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या है? पाकिस्तान की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और पाकिस्तान के कुछ इंटरेस्ट्स हैं और पाकिस्तान के कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं कि वो जिंदगी में आगे क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है। इंसान है ना बेचारा, वो ये सब चीजें करना चाहता है। आप सोचो कि स्टेट इज अ ह्यूमन बीइंग। अब वो क्या करेगा? अगर मैं अकेला हूं और एक कमरे में बंद रहूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने लिए खाना नहीं जनरेट कर सकता, मैं अपने लिए कोई मुआशी तब्दीली नहीं ला सकता, मैं किसी के साथ रिलेशनशिप्स नहीं कर सकता, मैं किसी के साथ दोस्ती नहीं कर सकता, मैं कोई एग्जाम देना चाहूँ तो मैं वो नहीं करना सकता, क्योंकि मुझे जिंदा रहने के लिए इंटरेक्शन जरूरी है। क्या जरूरी है? इंटरेक्शन, सोशल मुझे होना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में खाका होगा कि मैं ऐसे लोगों से दोस्ती करूंगा, मैं ऐसे इंसान से दोस्ती करूंगा, मैं ऐसे इंसान से दोस्ती नहीं करूंगा। जो इंसान सेल्फिश होगा मैं उससे दोस्ती नहीं करूंगा। जो मेरे ख्वाबों को पूरा करने में मेरी मदद करेगा, मैं उसी इंस्टीट्यूट में जाके CSS की तैयारी करूंगा, XYZ जो भी मेरी जिंदगी में गोल्स हैं। तो मैं क्या करूंगा? मैं एक अपने दिमाग में एक रूल्स बनाऊंगा, कुछ रेगुलेशंस बनाऊंगा कि उनकी बेसिस पे मेरी ये सारी चीजें अचीव हो जाएं जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, मेरी इंटरेस्ट हैं, मेरे ऑब्जेक्टिव्स। तो फॉरेन पॉलिसी का मतलब है कि एक मुल्क क्या पॉलिसी, क्या रूल्स, क्या रेगुलेशंस क्या बनाएगा कि वो अपने इंटरेस्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स और रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान को किस किस ममालिक के साथ, किस किस खत्ते के साथ, किस किस रीजन्स के साथ किस तरीके के बाहमी ताल्लुकात रखने हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, अपने इंटरेस्ट्स को पूरा करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। उस चीज को हम कहेंगे फॉरेन पॉलिसी। क्योंकि फॉरेन का क्या मतलब है? एलियन, जो आपका हिस्सा ना हो। मैं आपके लिए फॉरेन हूं, आपका अपना आप सिर्फ अपने लिए जो है ना वो फॉरेन नहीं है। बाकी आपके वालिदैन, बहन भाई, हर बंदा आपके लिए फॉरेन है। आपकी अपनी जो एंटिटी है ना, दैट इज नॉट फॉरेन फॉर यू। बाकी जो सारी दुनिया है ना, ये फॉरेन है। तो इसके साथ जो रूल्स रेगुलेशंस एक मुल्क फ्रेम करता है टू अचीव इट्स गोल्स, रिक्वायरमेंट्स, इंटरेस्ट, XYZ, दैट इज फॉरेन पॉलिसी। वो फॉरेन पॉलिसी होती है उस मुल्क की, ठीक है। अब पाकिस्तान के कुछ फॉरेन पॉलिसी के कुछ रूल्स हैं, कुछ जो पाकिस्तान ने सोचे हुए हैं कि हमने क्या करना है। तो क्या समझते हैं क्या रूल्स होंगे? एक तो वो कहते हैं भाई हमने मुस्लिम स्टेट्स के साथ अच्छी दोस्ती रखनी है। फिर वो कहते हैं कि हमारा लिए जो कश्मीर का इशू है ना, उसकी बेसिस पे हम लोगों से दोस्ती करेंगे। लोग मतलब कंट्रीज, मैं यहाँ ये बता रहा हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान एक इंसान है। कश्मीर इशू फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंट्री के पॉलिसी में कश्मीर इज नॉट अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो हम उनसे दोस्ती नहीं करेंगे। तो ये हमारी पॉलिसी का वाइटल पार्ट है कि कश्मीर इशू जो मुल्क रिकग्नाइज करेगा कि दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान, तो हम उनके साथ अच्छे रिलेशन रखेंगे, वरना हमारे में दूरियां होंगी।
नेबर्स के साथ गुड रिलेशंस, और नेशनल इंटरेस्ट में जो भी दोस्तियां मुआहदे होंगे वो भी पाकिस्तान करने को तैयार है। अब नेशनल इंटरेस्ट का यही मतलब हो सकता है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी ब्रीच ना हो। सॉवरेनिटी ये है कि कोई उसके बॉर्डर में ना घुस जाए, कोई उसे डिक्टेशन ना कराए, वो बेसिकली वो खुद मुख्तार हो अपने फैसले करने में, वो आपकी सॉवरेनिटी है। हमें कोई डिक्टेशन ना कराए, जो मैं चाहता हूँ बनना वो मैं बनूँ, मुझे कोई कुछ डिक्टेट नहीं करा सकता कि भाई आपने डॉक्टर बनना है, नहीं, मुझे जो बनना है मेरी मर्जी है, मेरे डिसीजंस में कोई टांग नहीं डाल सकता, सॉवरेनिटी है। फिर इकोनॉमिक सोशल स्टैंडिंग को इम्प्रूव करना भी मेरी अहम तरजीहों में से है, मेरे इंटरेस्ट्स में से। फिर मेरी सिक्योरिटी को कोई ब्रीच ना करे, मेरे अपने मसाइल में खुद हल करूं, कोई दूसरी ताकत का, दूसरे मुल्क का कोई इंटेलिजेंस ना हो। ये आपके मतलब वो मैंने अलग से आपके लिए सिक्योरिटी लिख लिया है, दैट इज नॉट एन इशू। ये सारी चीजें, ये मोटी मोटी चीजें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इंटरफेरेंस ना हो, वही सॉवरेनिटी आपकी ब्रीच ना हो, आपकी खुद मुख्तारी पे कोई आंच ना आए। आइडियोलॉजी क्या, तो वो इसी वजह से वो मुस्लिम स्टेट्स का सीन है ना। वो यही फिर आप एक और चीज देख लेंगे भाई, ये वो पाकिस्तान वो मुल्क है जो हर जगह इस्लामिक पर्सपेक्टिव को प्रमोट करे। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की कुछ मोटी मोटी बातें हैं। फॉरेन पॉलिसी इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इन इटसेल्फ जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, पॉलिटिकल साइंस का, आईआर का, करंट अफेयर्स का, पाकिस्तान अफेयर्स का, तो आपके तकरीबन 3 से 4 सब्जेक्ट्स का ये पार्ट है। तो खैर फॉरेन पॉलिसी की हम क्राइसिस के बारे में बात करते हैं। हाउ टू क्रिएट डिप्लोमेटिक बैलेंस इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। वेदर टू join a block or not, relations with US, चाइना, रशिया, इंडिया, XYZ, इतनी बैलेंस चीज। इस देखो हमारी जो आजकल दुनिया में बड़ी पोलराइज्ड है, हर मुल्क का एक सेल्फ इंटरेस्ट है, और वो आपके साथ दोस्ती तब करेगा जब आप उनके सेल्फ इंटरेस्ट में उनका मदद करेंगे। तो इस तरीके से जो डिप्लोमेटिक बैलेंस है ना पाकिस्तान के लिए, वो बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसको कैसे बैलेंस करके रखेगा। यानी उसे एट द सेम टाइम चाइना को भी खुश रखना है, उसे यूएस को भी खुश रखना है, उससे रशिया को भी खुश रखना है, उसे इंडिया के साथ भी भले लड़ाई ना करे मगर फिर भी कोई बैलेंस तो रखना है ना, क्योंकि वो तो आपका इमीडिएट नेबर है। अगर वो आपके खिलाफ हो जाता है तो आपके पास सिक्योरिटी के मसाइल हो सकते हैं। अगर आप यूएस से दोस्ती नहीं करते और चाइना से करते हैं तो आपके लोन्स बंद हो जाएंगे आईएमएफ वाले। दूसरी चीज, आपके पास जो यूरोपियन यूनियन की जीएसपी एक होती है कि जीएसपी प्लस एक पॉलिसी है। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको कि यूरोपियन यूनियन उन लोगों के साथ ट्रेड करती है ज्यादा जो जीएसपी के अंदर होते हैं। एक लिस्ट है यूरोपियन यूनियन ने बनाई हुई है, वेस्ट ने बनाई हुई, यूरोप। अब उसमें अगर आप पार्ट तभी होगे जब आपकी अच्छी दोस्ती है यूएस के साथ। अब यूएस हमारे साथ क्यों अच्छी दोस्ती करे, हम भी तो कुछ दें उनको, वो भी हमसे बहुत सी तवक्कुआत रखते हैं कि आप चाइना के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रखो, पर चाइना तो हमारा इमीडिएट नेबर है। अगर चाइना के साथ अच्छी दोस्ती नहीं रखूंगा तो मेरे सीपेक का क्या होगा, और मेरी जो नेवी है जिसको चाइना स्ट्रेंथन कर रहा है, अगर मैं चाइना के साथ अच्छी दोस्ती नहीं रखता तो वो मेरी नेवी को स्ट्रेंथन नहीं करेगा। अगर मेरी नेवी स्ट्रांग नहीं होगी तो मैं इंडियन ओशन हार जाऊंगा, और इंडियन ओशन किसके पास चला जाएगा, इंडिया के पास, और इंडिया तो मेरा दुश्मन है। तो कितने बड़े बड़े सवाल आते हैं। तो आप मुझे बताओ, आपको एक ही रूम में ऐसे ऐसे लोगों के साथ दोस्ती रखनी हो जिनका मुफाद आपके साथ नहीं मिलता, तो ये है डिप्लोमेसी की गेम कि आपको डिप्लोमेटिक बैलेंस कैसे क्रिएट करना है दुनिया में, ये सबसे बड़ी बात है। ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, और यही वाहिद चैलेंज है फॉरेन पॉलिसी का, यही चैलेंज है कि किसके साथ दोस्ती रखी जाए और किस लेवल पे रखी जाए ताकि हमारे मसाइल भी पूरे हों
और उनके साथ दोस्तियां भी हमारी खराब ना हो। एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। चाइना के साथ भी दोस्ती हो, यूएस के साथ भी दोस्ती हो, रशिया के साथ भी दोस्ती हो। और यही फिर जब हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे कि हमें इंडिया के साथ दोस्ती रखनी चाहिए इकोनॉमिक टर्म्स पे, हमें ईरान के साथ तेल के मुआहदे करने चाहिए, भले हम सऊदी अरब को थोड़ा नाराज करें, XYZ ये सारी बातें, ठीक है। गधे को बाप बनाना पड़ेगा, यही डिप्लोमेसी होती है कि आप अगले बंदे से फायदा भी ले लो और उसको आप मामू बना दो, ये डिप्लोमेसी है। तो दिस इज द चैलेंज दैट पाकिस्तान इज फेसिंग राइट नाउ एंड इट्स अ बिग क्राइसिस फॉर अस। सॉल्यूशंस पे आते हैं। अब सॉल्यूशंस का क्या मतलब है कि व्हाट कैन द न्यू गवर्नमेंट डू, नई हुकूमत क्या कर सकती है। जाहिर सी बात है मसाइल बहुत से हैं, चैलेंजेस बहुत से हैं नई गवर्नमेंट को। इकोनॉमिक फ्रंट पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ओपन बजट और टैक्स रिफॉर्म्स। भाई अभी मैं आप लोगों को एक चीज एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बताता हूं। देखें, जो हमने इश्यूज पढ़े ना, जो भी पढ़े उनके सॉल्यूशंस बना के लिखते जाएं। एक था लो जीडीपी, वो प्रोडक्शन का है। एक था टैक्स रिफॉर्म्स का, यानी कि लो हमारे पास टैक्स रिफॉर्म्स, टैक्स कलेक्शन लो थी, तो टैक्स रिफॉर्म्स करें टू इंक्रीज टैक्स कलेक्शन, ऐसा ही है। और क्या हो सकता है? किस पे? जुडिशरी पे। और भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन प्रोडक्शन, जिससे क्या होगा? देखिए जब रिसर्च होगी ना, तो एक चीज फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री बना रही है, एक यूनिट 1 मिनट में 2 पीसेस बना रही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से वही 1 मिनट में अगर रिसर्च की तो आप 5 यूनिट्स पे पहुंच गए, तो उससे क्या होगा? बेसिकली आपके मुल्क की प्रोडक्शन बढ़ेगी, और उस प्रोडक्शन से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, और इंपोर्ट कम हो जाएगा। फिर आप एक और चीज करेंगे भाई, सीपैक जो है ना, उसको मटेरियलाइज करें, उसको जितना वो फायदा दे सकता है ना, उससे उतना फायदा उठाया जाए। सीपैक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बेसिकली वो इकोनॉमिक कॉरिडोर है विद चाइना। आप सोचें अगर वो चलना स्टार्ट हो जाता है, वो अपनी मिसाल के तौर पे अब सीपैक सिर्फ 15% या आई थिंक 20% एफिशिएंसी पे चल रहा है। अगर इसी एफिशिएंसी को हम 30% 40% लेके जाए, तो आप सोचें कि हमारे कितने इकोनॉमिक मसाइल हल हो सकते हैं। इसी से फिर आप बोलें कि हमारी एम्प्लॉयमेंट इशू सही हो सकता है। इसी के अंदर अगर हम जाएं तो भाई हमारी एम्प्लॉयमेंट का जो इशू है वो भी हल हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट का हो सकता है हल। इन्फ्लेशन के लिए हम बोलेंगे कि क्लोज इकोनॉमिक टाइज विद नेबर्स। अभी गौर से सुनना बात। एक हमारा नेबर है जिसके पास मदनियात बहुत हैं, जिसके पास ऑयल गैस रिजर्व्स बहुत ज्यादा हैं दुनिया में, उसका नाम है ईरान। तो अगर आप अपने इकोनॉमिक टाइज ईरान के साथ अच्छे करेंगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट, तो उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा कि आपको फ्यूल कम पैसों में मिलेगा, और जो आपको फ्यूल कम पैसों में मिलेगा तो उससे आपका जो डेफिसिट बढ़ जाता है हर साल, उस पे भी कम, इंपोर्ट पे प्रेशर कम, बार्टर ट्रेड भी उस एनर्जी क्राइसिस आपका हल हो सकता है इस चीज से बहुत आराम से। तो आप क्या करेंगे? फिर हम इंडिया की मिसाल लेते हैं। इंडिया इज रिच विद प्रोडक्शन, एग्रेरियन प्रोडक्ट जितने हमारे पास, वो इंडिया से हमें सस्ते मिल सकते हैं। आज भाई भले लगे इन सेक्शन, हमें क्या करना है सेंक्शन से? भाई फॉरेन पॉलिसी भी जब हम आएंगे ना, हमें बैलेंस करना है सारी चीजें। मैं आपको भी बता रहा हूँ इंटरकनेक्टेड है। सीपैक को अच्छा करेंगे, दैट मींस आपके चाइना के साथ रिलेशन अच्छे हैं, मगर यूएस के साथ अपने रिलेशन खराब कर रहे होंगे, कर रहे हैं भाई। भले न्यूट्रल स्टेट है पाकिस्तान, नाम का न्यूट्रल स्टेट है, बट इट्स नॉट अ न्यूट्रल स्टेट। न्यूट्रल तो जानवर होता है, सुना है भाई? हाँ देखिए, इस चीजों से बहुत अच्छी मैं आपको बता रहा हूँ, फॉरेन पॉलिसी को जो बैलेंस करना है ना, ये सारी चीजें फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस करने से आएंगी। इंडिया के साथ इकोनॉमिक टाइज से क्या करे हो, क्या फायदा होगा? एक आपकी इंडिया के साथ इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बनेगी।
फिर जब आप इंडिया के साथ बोलेंगे ना आप हमारे साथ बात करने हैं कश्मीर की इश्यू पे, तो वो आपके साथ बैठेंगे टेबल पे। अभी तो वो बैठने को तैयार नहीं है क्योंकि वो हम पे डिपेंडेंट नहीं है। एक मिनट जी, क्या कह रहे हैं? सर मेरा कंसर्न ये है हाँ। कि जो चीज ऑलरेडी बैन है उस पर सैंक्शंस लगे हुए, तो उसको आप प्रैक्टिकल चैलेंजेस और सॉल्यूशन बताता हूँ। सैंक्शन इस पे लगे हुए किसकी तरफ से? यूएस की तरफ से। इसका मतलब ये कि आपके डिप्लोमेट्स का बहुत बड़ा जॉब है अब कि यूएस को ये बताना कि भाई देखें, अगर हम ईरान के साथ ऑयल ले रहे हैं तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है भाई, खुदा का वास्ता है, हमारे पास पैसे कम है, XYZ है। डिप्लोमेटिक लाइंस को चला के हम उनको मना सकते हैं, या तो हम कहें कि यूएस के साथ कोई अच्छे रिलेशन ही ना रखें। वही बात है कि एवरीथिंग हैज अ प्रो एंड अ कॉन। कुछ तो देखें कौन हमें भुगतने पड़ेंगे। मगर आप ये बात बताएं, अगर हम इनसे अच्छी दोस्ती करते फिर हमें IMF लोन तो नहीं चाहिए। हम IMF लोन बेसिकली अपनी पेट्रोल नीड्स को और एक्सपेंडिचर नीड्स को पूरा करने के लिए कर रहे हैं ना। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे पास इकोनॉमिक फ्रंट है। तो जब आपको है ना चैलेंजेस फॉर द न्यू गवर्नमेंट, तो दिस इज द बिगेस्ट थिंग। सबसे ज्यादा जो बात आपने करनी है ना, वेटेज आप इसको सबसे ज्यादा देंगे अपने पेपर में, क्योंकि यकीन माने इसी से फॉरेन पॉलिसी कनेक्टेड है, एनर्जी क्राइसिस कनेक्टेड है, गवर्नेंस इश्यूज कनेक्टेड है, हर चीज इकोनॉमी से कनेक्टेड है। समझ रहे हैं आप? तो ये देखें, अब ये जो हम बात कर रहा हूं ना, ये मैंने अभी बात सिर्फ लिखी है। फॉरेन पॉलिसी भी जब मैं बात करूंगा कि उनको क्या करना चाहिए, तो फिर मैं ये चीज आपसे डिस्कस करूंगा कि इंडिया के साथ हम एग्रेरियन प्रोडक्ट्स पे इकोनॉमिकली टाइज अपने अच्छे करना हमें चाहिए। इससे क्या होगा, जो हमारे मुल्क की इन्फ्लेशन है खत्म हो जाएगी। कोई बंदा भूखा सोएगा नहीं, कोई नंगा नहीं सोएगा जी। सर ऐसे तो रशिया के साथ ही करना चाहिए। बिल्कुल करने चाहिए। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, वी शुड मेंटेन क्लोज रिलेशनशिप, गुड रिलेशन विद नेबर्स एज वेल एज आप बोलें कि दूसरे कंट्रीज के, लाइक फॉर एग्जांपल किसके साथ? रशिया के साथ। अब रशिया में क्या फायदा दे सकता है बताओगे? ऑयल गैस बहुत दूर से नहीं आ रही, कोई फायदा नहीं हुआ। अभी जब एक कंटेनर आया था उनका, तो कितने रुपए फायदा? कोई भी नहीं हुआ था। बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से आप लिख सकते हो, नो इशू, ईरान के पास दुनिया के सेकंड मोस्ट रिजर्व्स हैं ज्यादा, दोनों चीजों के। जो हमारा गैस का मसला है पाकिस्तान में कि भाई हमारे पास गैस मसला हो जाएगा, ये सोशल इशू भी तो है एक तरीके से, खाना नहीं पकेगा, XYZ फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी। तो यार यकीन माने LPG चाइना से, ईरान से भी तो मिल सकती है। अगर पाकिस्तान वांट्स टू मूव फॉरवर्ड, तो यकीन माने नेबर्स अच्छे हैं गंदे हैं, दोस्ती तो करनी पड़ेगी, अकेले नहीं रह सकते, वरना हमारे मसाइल बढ़ेंगे। इसलिए न्यू गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है कि वो डिप्लोमेटिकली कश्मीर के कॉज को और इन सब चीजों को बैलेंस करके कैसे चलेगी, ये आपके फॉरेन पॉलिसी का चैलेंज है, जिसका हम सोल्यूशन अभी बात करेंगे। जी क्या कह रहे हैं आप? मैं यही कह रहा हूं, बेसिकली फॉरेन पॉलिसी आपके मुल्क की असली चीज है ना। या तो एक चीज अपने मुल्क में आप हर चीज बनाए, तो आपको नेबर्स की जरूरत नहीं है। हमें लोगों की जरूरत क्यों पड़ती? क्योंकि हर चीज हम खुद कफील नहीं है, कोई भी इंसान खुद कफील नहीं है। वी नीड पीपल जो हमारी नीड्स में हमारी मदद करेंगे। कुछ हमारे पास होगा, कुछ उनके पास होगा, ट्रेड करके रिलेशन बना के वो चीजें जो हम अचीव कर सकते हैं। उनको वो चीजें चाहिए होंगी जो हमारे पास है, जो हमें चाहिए वो उनके पास है। तो जब बायलैटरल रिलेशन होगा तभी कुछ होगा। अब हम सिर्फ ये बोले नहीं हमने तो जी नेबर से टाइज नहीं बनाने क्योंकि यूएस नाराज हो जाएगा, या हमारे मुल्क का जो इलीट क्लास है वो नाराज हो जाएगा, तो सर इफ यू वांट टू थिंक अबाउट द कंट्री, तो फिर हार्ड डिसीजन न्यू गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे। सर बेसिकली ईरान के जो एक्शंस थे वो यूएस के या यूएस के और यूएन में, अगर यूएन के भी हैं तो यूएन को कौन चला रहा है सबको पता है। नाम भले इदारा दूसरा हो, वो कहते हैं ना कि नाम उनके है, शब्द हमारे हैं। हाँ इंडिया ने तो उसके साथ रिलेशन नहीं खराब किए, क्यों? उसकी क्या वजह थी? क्राइसिस नहीं था उसके पास इकोनॉमिक। इंडिया को कोई परवाह नहीं, यूएस दोस्ती करे, रशिया करे, वो बोले दोनों नहीं करो, तुम लोगों को मेरी जरूरत है, मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं उतनी जितनी तुम लोगों को मेरे को जरूरत है। तो जिसको ज्यादा जरूरत होती है वो ज्यादा झुकता है, झुकना तो पड़ेगा, ठीक है, वरना मुल्क यहीं रहेगा, बल्कि इससे बुरा जाएगा। सर ये फिर पूरी साइकिल हो गई ना, क्योंकि यूएस इंडिया को सपोर्ट करता है, क्योंकि उसको मैं आपको देखो, मैं आपको यही बात कह रहा हूं कि ये हमारे फॉरेन पॉलिसी का चैलेंज है कि डिप्लोमेटिक बैलेंस कैसे क्रिएट करेंगे। डिप्लोमेसी इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग बैलेंस। वो चीज कर देना कि जो इम्पॉसिबल हो वो डिप्लोमेट्स का काम है। तो दैट मीन्स हमारी फॉरेन पॉलिसी में फॉरेन अफेयर्स को पाकिस्तान को बहुत एम्फेसाइज करना पड़ेगा। और हमारा सवाल कि दूसरी चीज ही फॉरेन पॉलिसी होगी। एक तो इकोनॉमिक फ्रंट पे काम करना है, दूसरा फॉरेन पॉलिसी पे बहुत ज्यादा हमें काम करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग?
सर और क्या कर सकते हैं इकोनॉमी के? जी रिसेंटली एक स्टेटमेंट आई थी फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से कि क्या कह रहे थे वो? जो ये ईरान के साथ पाइपलाइन है हमारी, तो उसको हमने सस्पेंड कर दिया है ठीक। पाकिस्तान की तरफ से। तो इस पे स्टेटमेंट दी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कि ईरान के ऊपर यूएस के और यूएन के जो है सेक्शन से इस वजह से हम उसको सस्पेंड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो इसमें यूएस का वर्ड यूज किया था इसको क्रिटिसाइज किया गया था स्टेटमेंट के लिए डिप्लोमेटिक आपकी स्टेटमेंट नहीं तो नहीं है ना डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट, फिर तो इज द वेपन ऑफ यूएस। देखिए वो तो है, वो रियलिस्टिक है, आइडियलिस्टिक तो नहीं है ना। पेपर में तो यूएन बोलता है कि मैं तो बिल्कुल न्यूट्रल हूं, पर वो है नहीं ना। तो रियलिस्टिकली ये चैलेंजेस हैं। इस तरीके से तो अगर हम हर बात यूएन की मानते हैं तो हम फिर ये क्यों नहीं मानते कि 2 स्टेट सोल्यूशन करो इजराइल का? वहां पे फिर हमारी अपनी गेम है। क्यों? हमारे अपने इंटरेस्ट हर किसी के इंटरेस्ट से हमेशा ऊपर होने चाहिए। अगर हम इंडिया के साथ दोस्ती करें तो सिर्फ इसलिए नहीं करें कि भाई इंडिया जिंदाबाद, नहीं भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद इसलिए दोस्ती की जा रही है, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, इंटरेस्ट के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, एनर्जी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए, XYZ सब चीजों को। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। सब कुछ आ सकता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इससे सही नहीं होगा। आपको क्या लगता है? अगर आप सस्ती चीज खरीदेंगे और उस नेबर से खरीदेंगे बार्टर ट्रेड में करके किसी भी तरीके से, तो यार आपके बहुत से मसले हल हो जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं ये 2 चीजें अगर आप कर लेना सिर्फ, आपके इतने मसले हल हो जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। सॉफ्ट में अगर अपना मतलब अच्छा करना वो फॉरेन पॉलिसी में आते हैं ना, ये सब लिख लिए तुम लोगों ने। इकोनॉमिक फ्रंट के बाद अब हम आते हैं, दूसरा फ्रंट हमने कौन सा पढ़ा था? गवर्नेंस इश्यूज, ऐसा ही था। गवर्नेंस इश्यूज पे आते हैं। गवर्नेंस इश्यूज भाई, अब गवर्नेंस का जो इश्यू है, गवर्नेंस इश्यूज के सॉल्यूशंस, या जो चीजें हमारी नई हुकूमत को करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करें, जिससे क्या है, इंस्टीट्यूशंस के बीच में भरोसा, टॉलरेंस पैदा हो। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। फिर रूल ऑफ लॉ हो, प्रिंसिपल मस्ट प्रिवेल ओवर पावर, पावर मस्ट नेवर प्रिवेल ओवर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी लॉज रियलिस्टिक ताकत के ऊपर होने चाहिए हमेशा। लॉ जो है वो सुप्रीम होना चाहिए, इसका ये मतलब है। उसके बाद आप चले जाएं कि जी सेपरेशन ऑफ पावर एक चीज होती है। इसका मतलब ये है जिस इदारे का जो काम है वो वही इदारा वही काम करे, उसको इधर उधर टांगे डालने की जरूरत नहीं है। वो अपने इदारे का काम करे, उसकी विसिनिटी में जो मसाइल हैं उन प्रॉब्लम्स को हल करे, दूसरों के मसले में जाके टार्जन ना बने। इसका ये मतलब है सेपरेशन ऑफ पावर। इसका मतलब SOP मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। इससे हमारे जो है वो बेसिकली गवर्नेंस इशू सॉल्व हो सकते हैं। और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हमारे हो गए, रूल ऑफ लॉ हो गया, जो है हम करें कि स्ट्रिंजेंट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। भाई अकाउंटेबिलिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। जो हमारे इदारे हैं, मिसाल के तौर पे नैब का इदारा है और हमारे पास ऑडिटर जनरल का इदारा है, वो ऑडिटर जनरल का इदारा अगर ठीक हो, इलेक्शन कमीशन है, जुडिशरी है, जो भी है, उनमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। दे शुड ऑल बी अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। हर इदारा पार्लियामेंट को अकाउंटेबल होना चाहिए, ठीक है। आप बोलें एम्पावर लोकल गवर्नमेंट्स, इसका मतलब पावर या रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन टू द ग्राउंड लेवल। अब पहले पैसे वफाक में फंसे होते थे फेडरेशन में, वो नीचे नहीं देता था, अपनी मर्जी से देता था। फिर 18th अमेंडमेंट आई तो क्या है, सूबों को भी थोड़ा बहुत पैसा वैसा मिलना शुरू हो गया, तो उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया। अब सूबे जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स तक पावर नहीं जाने दे रहे। तो अब इस पे काम होना चाहिए कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं हमारे पास, उनको एम्पावर करो। उससे क्या होगा कि जो बेसिकली इंसानों के मसाइल है, सैनिटेशन के मसाइल हैं, हॉस्पिटल्स के मसाइल हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जितने मसाइल हैं, पार्क्स है, हॉर्टिकल्चर है, ये सारी चीजें, रोड्स हैं,
ये सारी चीज़ें अगर आप लोकल गवर्नमेंट्स को दे दें तो आई बिलीव कि हमारे जो कॉमन लोगों के मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। समझते ही नहीं समझते ये बात। पब्लिक सर्विस डिलीवरी या डोर स्टेप हो जाएगी। फिर आप इसमें ये भी कह सकते हो कि भाई ई गवर्नेंस का जो है वो आप थोड़ा मॉडल इसमें लेके आओ। XYZ मॉडल्स तो बहुत है। बेसिकली ये मोटी मोटी चीजें जो आपकी गवर्नेंस इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। जी लिख सकते हैं कि सूबे मजीद देश होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सूबे। हाँ आप बोल सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। आप बोलेंगे भाई क्रिएशन ऑफ प्रोविंसेस होने चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स होने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होने चाहिए, कह सकते हैं आप। जी वही बात है ना, जितने सूबे बना लें पावर फिर भी वही सेंटर के पास है, प्रोविंस के पास, तो क्या फायदा। तो उसका बेस्ट हल यही है कि लोकल गवर्नमेंट्स को भी एम्पावर करें। यूएस में आज भी 50 स्टेट्स हैं, उनको 51 की जरूरत नहीं पड़ी। इंडिया में आज भी जितनी स्टेट्स थी उतनी है, कोई नई स्टेट नहीं बनी। देखो नए सूबे बना भी लें, बट बात ये कि जब तक ये नहीं करोगे ना इसका कोई फायदा नहीं होगा। या अगर आप सारे प्रोविंसेस बना देते हैं मगर आप बोले पावर फिर भी फेडरेशन के पास है, कोई यार उसका क्या फायदा, क्या करना है उसका, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। हर इदारा अपने इदारे में काम करेगा, खत्म बात। कौन सी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन? आप बोल सकते हैं ये अकाउंटेबिलिटी का सीन हो गया ना। ठीक है, ये सारी चीजें अकाउंटेबिलिटी में है कि मैंने वही बोला कि दे मस्ट बी अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में देखें गवर्नमेंट भी होती है और आपकी ओपोजिशन भी होती है। ऐसे कभी भी नहीं हो सकता कि आपकी नेशनल असेंबली में सिर्फ आपकी गवर्नमेंट बैठेगी, नहीं, दोनों बैठेंगे, ओपोजिशन भी बैठेगी, वो भी बैठेगी। गवर्नमेंट अगर गलत पॉलिसी कर रही है तो उसको अकाउंटेबल कौन बनाता है, और हमारे आइन में है ऐसी चीजें। एक चीज होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का बेसिकली पार्ट है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, PAC होता है, अक्सर न्यूज़पेपर में देखेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इसका बेसिकली काम ये है कि मुल्क का हर इदारा ऑडिट के हद तक इनके मातहत है। ये हर किसी का ऑडिट कर सकते हैं कि पैसा किधर गया, किसी का भी कर सकते हैं। किसी शख्स को भी उठा के कह सकते हैं कि आपने पब्लिक मनी कहां फेंका, कहां इस्तेमाल हो रहा है, XYZ। तो इससे क्या है, वही बात है कि स्ट्रिंजेंट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होगी मुल्क में तो कुछ होगा। अब आप लोगों को पता नहीं याद है नहीं याद, जब PDM की गवर्नमेंट थी तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के प्रेसिडेंट थे नूर आलम खान। वो बार बार कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट को कि आप हमारे पास आए ऑडिट के लिए, बट सुप्रीम कोर्ट नहीं आ रहा था। तो उसका क्या मतलब है, लॉ तो है, आपको आना पड़ेगा, बट वही है कि वो चल नहीं रहा क्योंकि रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी इतना बड़ा इदारा हो गए, वन ऑफ द लिम्ब ऑफ द स्टेट भी इसके नीचे आता है। क्यों? इसकी वजह से, क्योंकि पार्लियामेंट हमने चूज की है। तो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी इदारा मस्ट बी अकाउंटेबल टू अस। सोशल मिसलिनियस सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं जो हमारे मुल्क के बहुत मसाइल हैं, सैकड़ों की तादाद में। सोशल सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस कैसे करेंगे? इंप्रूव लॉ एनफोर्समेंट और क्रिएटिंग अवेयरनेस। अब देखिए ब्रॉड बातें कर रहा हूं। लॉ एनफोर्समेंट से जितनी भी टेररिज्म है, इंसर्जेंसी है, सेक्टेरियन वायलेंस है, वो क्राइम्स अगेंस्ट जेंडर है, XYZ, वो सारे लॉ एनफोर्समेंट से आपके हल हो सकते हैं। ये मैं मोटी मोटी बातें बता रहा हूं क्योंकि हमारा सवाल बहुत जेनेरिक जनरल है। क्रिएटिंग अवेयरनेस से क्लाइमेट चेंज सही हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन नहीं होगी, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट होगी, लोग वुमेन को इक्वल जेंडर समझेंगे, ठीक है, चाइल्ड लेबर खत्म हो सकता है इन चीजों से। एजुकेशन की तरफ आते हैं, हेल्थ की तरफ आते हैं, तो वही है कि जी बजट एलोकेशन उनको दो, बजट एलोकेशन दो अच्छी खासी टुवर्ड्स हेल्थ एंड एजुकेशन, जिससे आपके बहुत बड़े बड़े मसले हल हो सकते हैं। और आप लोगों को क्या लगता है जनरल इश्यूज किस तरीके से सॉल्व हो सकते हैं? सर बजट जो है एजुकेशन पे जो बजट आता है वो बिल्कुल ठीक है, मिस स्पेंडिंग नहीं होती। आप ये लिखेंगे भाई कि सिस्टम को जो है वो मोर एफिशिएंट बनाने के लिए पॉलिसीज बनाएं, एफिशिएंट लॉज बनाएं,
अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा क्रिएट करें। और क्या कर सकते हैं आप, क्योंकि हम लोग जनरल मसलों की बात कर रहे हैं, सोशल इश्यूज के बारे में। अर्बनाइजेशन को कैसे हल करोगे आप? अर्बनाइजेशन को करोगे एफिशिएंट लॉ से। आप बोलोगे कि अब अर्बन एरियाज में फैक्ट्री नहीं बनाई जा सकती, लॉज है ना ये, इसमें तो बहुत सी चीजें आ गई। अर्बनाइजेशन में पॉल्यूशन किस वजह से होती है? इस वजह से होती है। आप एक प्रॉपर रोड मैप बनाओगे कि इतना बड़ा रोड होगा, इतने मीटर्स का रोड के बीच में कोई दुकान नहीं आ सकती, कोई ठेला नहीं आ सकता, तो आपके कितने मसाइल तो लॉज से ही हो सकते हैं। लॉज के साथ साथ इन्फोर्समेंट होगी तो आपके लॉज काम करेंगे, ये दोनों चीजें साथ काम करेंगे। और आपके क्या जनरल मसाइल थे, हमने क्या लिखे थे, कोई बता सकता है मुझे भी? पॉपुलेशन, भाई क्रिएटिंग अवेयरनेस में आपने बोला कॉन्ट्रासेप्शन का यूज आम करें, इससे और पॉपुलेशन कम होगी, बचत होगी। भाई रोल ऑफ क्लर्जीमैन, यानी कि क्लर्जीमैन का यही होगा कि वो यही तो कर सकता है, और क्या कर सकता है। टैबूज हमारे जो, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, ये सारी आइडियलिस्टिक बातें। और नेशनल हार्मनी कैसे बनाओगे? पाकिस्तानी आइडेंटिटी को ऊपर रख के, ठीक है, कि आप बोलोगे कि जी वी एक्सेप्ट ऑल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इज गुड, डाइवर्सिटी कोई बुरी बात नहीं है, डाइवर्सिटी को वेलकम करके हम नेशनल हार्मनी को बढ़ा सकते हैं। कि कोई जबान बोलता है, किसी का कोई कल्चर है, तो कोई बुरी बात नहीं है। डाइवर्सिटी मेक्स अ नेशन स्ट्रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि हर नेशन की, हर कॉम कल्चर की कोई प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अगर हम सारे प्रोज उनके ले लें तो आई थिंक हम एक बहुत अच्छा कल्चर बना सकते हैं, हम अपने बहुत से मसाइल हल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप ये भी डाल, इसमें लोकल गवर्नमेंट डाल दें, हेल्थ के मसले, ये मसले जो है ना, वो लोकल गवर्नमेंट्स को आप डिवॉल्व करेंगे पावर, तो आपको आपके मसाइल भी, सोशल इश्यूज भी बहुत हद तक हल हो सकते हैं। एटलीस्ट अर्बनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज तो बहुत अच्छे तरीके से हो सकते हैं, फॉरेस्टेशन भी हो सकती है। हाँ, रोल ऑफ क्लर्जीमैन, रिलीजियस स्कॉलर्स लोग, है जी, हाँ, CLERGYMEN, फॉरेन पॉलिसी ऑप्शन, हाँ वो करते हैं। हाँ, वो भी करते हैं, ये मेन टॉपिक है, सिक्योरिटी का भी करेंगे इंशाल्लाह, सब करेंगे अल्लाह के हुक्म से। फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस, चैलेंज क्या था पहले हमें, पाकिस्तान को क्या चैलेंज है आजकल, बताओगे? नहीं, फॉरेन पॉलिसी का क्या ऑप्शन? डिप्लोमेटिक बैलेंस क्रिएट जो करना है वो मसला है। पाकिस्तान करे कि अवॉइड ज्वाइनिंग ब्लॉक्स, क्या मतलब है इसका? किसी एक की साइड में ना जाए। चाइना फॉर एग्जांपल, रशिया, यूएस और ये पाकिस्तान, ऐसा ना हो कि पाकिस्तान यहां आ जाए। इससे क्या होगा? इससे दूरी और इससे दूरी। पाकिस्तान को बैलेंस क्रिएट करना होगा कि ये तीनों के एक जितना करीब है। अब ये बहुत मुश्किल चीज है कि ब्लॉक्स नहीं जाएगा। अगर इस ब्लॉक में चला गया तो ये हम ऑटोमेटिकली दुनिया बोलेगी पाकिस्तान चाइनीज ब्लॉक को ज्वाइन कर चुका है। अगर यूएस क्या आएगी तो बोलेंगे भाई हम फिर से वेस्टर्न ब्लॉक में चले गए। रशिया की तरफ आएगी तो फिर हम बोलेंगे अब ये तो रशिया वाले ब्लॉक की तरफ आ गया, रशिया, सर्बिया, XYZ इनकी तरफ, ब्रिक्स और SCO की तरफ। नहीं, पाकिस्तान क्या करे, ऑर्गेनाइजेशंस वाली सियासत करे, ऑर्गेनाइजेशनल डिप्लोमेसी जरूर करे। यानी नाम ऑर्गेनाइजेशन का होगा और फायदा हम हासिल करेंगे। SCO के नाम पे, सार्क के नाम पे, यूनाइटेड नेशन के नाम पे
OIC के नाम पे अपनी सियासत करे, अपना इंटरेस्ट हासिल करने की कोशिश करे, ऑर्गेनाइजेशनल डिप्लोमेसी। क्योंकि अगर बाद में किसी का नाम खराब होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन का होगा, पाकिस्तान का नाम खराब नहीं होगा। एक तरीके से गिरगिट बनना है, ये गिरगिटी सियासत है। हाँ सर, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिसमें हम ये नहीं कर सकते, जैसे आपने सीमेंट का जिक्र किया था, अगर हम उसके फेवर में हैं तो वी आर अगेंस्ट यूएस। देखिए वो तो नेचुरली होगा, मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि कभी भी ये बैलेंस जो मैंने तस्वीर बनाई है ना, ये बहुत आइडियलिस्टिक तस्वीर है, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं हम करीब जरूर होंगे, कहीं ना कहीं, मगर मैं आपको वही बता रहा हूँ कि वो जो करीबी है ना, वो इंटरेस्ट पे बेस होनी चाहिए, ना कि नफरत और दूसरी चीजों पे। इंटरेस्ट पे हो, जहां से आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है आप उसकी तरफ जाओ। ये तीसरी चीज जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी एक आई थी पाकिस्तान में अभी, जो मैंने जिसका नाम आपको बताया 2022-2026, उसमें वो कह रहे हैं कि शिफ्ट टुवर्ड्स जियो इकोनॉमिक्स। पाकिस्तान हमेशा जियो स्ट्रेटेजी पे चला है। पाकिस्तान स्ट्रेटेजी मतलब जियोग्राफिकल स्ट्रेटेजी पे उन्होंने फायदे लेने की कोशिश की है आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की लोकेशन है साउथ एशिया में, फॉर ये इंडिया आ गया, ये पाकिस्तान है हमारा, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन में है, यहां आपका इंडियन ओशन है, यहां आपका पूरा सेंट्रल एशिया है, फिर आपके पास ये गल्फ स्टेट्स हैं जो ऑयल रिच कंट्रीज हैं, यहां आपके पास अफ्रीका आ गया, यहां यूरोप आ गया। अब आप इतनी इंपॉर्टेंट लोकेशन पे ना, ये जितने फार ईस्ट के कंट्री हैं, जापान, सिंगापुर, XYZ, आप उनके बीच बिल्कुल क्रॉस रोड पे हो। तो इसका आपने फायदा उठाया और आपने अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई कि किस तरीके से हमें अपने गोल्स अचीव करने हैं। अब वो कह रहे हैं हमारे जो पॉलिसी मेकर्स कि जियो इकोनॉमिक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। वो सिर्फ कहेंगे कि हमने किसी के साथ सियासी तरीके से कोई इख्तलाफ नहीं है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं जो हमें इकोनॉमिकली फायदा पहुंचाएगा हम उसकी तरफ जाएंगे, बस इतनी सी बात है। नथिंग पर्सनल जिसे कहते हैं। हम एक प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, हमें अमेरिका के साथ दोस्ती करने में कोई बुराई नहीं है, हमें इंडिया के साथ करने में कोई बुराई नहीं है, जब तक हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट मेंटेन हो। इतनी सी बात कि द शिफ्ट शुड बी टुवर्ड्स जियो इकोनॉमिक्स। CPEC, SCO में भी हम कोई लड़ने वाला काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ कहेंगे कि हमारे साथ प्रोजेक्ट्स करो, इकोनॉमिक एक्टिविटी को, ट्रेड कनेक्टिविटी बढ़ाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर रोडों का, रेलवेज का, सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, XYZ में क्रिएट करो, जिससे इकोनॉमिक डिपेंडेंसी सिस्टम में क्रिएट हो। और उस इकोनॉमिक, अब देखिए जियो इकोनॉमिक से फायदा क्या होगा, मैं आपको बात बता रहा हूँ, मुल्कों के दरमियान इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बनेगी। और इसका मतलब ये है कि इस वजह से लोग रेडी होंगे बात करने पे। डिप्लोमेसी से आपके बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स हल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कश्मीर इशू बहुत आराम से हल हो सकता है। जब चाइना न्यूट्रल सऊदी अरब और ईरान को मिला सकता है, तो कोई तीसरी ताकत डिप्लोमेटिक्स के जरिए कश्मीर और पाकिस्तान और इंडिया का जो मसला है वो भी हल करवा सकते हैं बहुत आराम से थ्रू डिप्लोमेसी। मगर इस टेबल पे बैठने के लिए भी हमें इकोनॉमिक डिपेंडेंसी क्रिएट करनी होगी, हमें इकोनॉमिकली अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मुल्क के अंदर आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, नो, इंटरनेशनल फोरम पे आप बहुत से लोगों को बहुत से फायदे पहुंचा सकते हो। इस एबिलिटी को बेसिकली मैं इकोनॉमिक डिपेंडेंसी कह रहा हूं। इंडिया और यूएस बहुत दूर हैं, बट बात वो है कि यूएस स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिक वेज में इंडिया पे बहुत डिपेंड करता है। इस वजह से वो इंडिया की किसी बात को रद्द नहीं करता। इंडिया उसके सामने रशिया से ऑयल भी ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, यूएस कह रहा है लो भाई आप लो, मुझे कोई इश्यू नहीं है। पर पाकिस्तान लेता है तो उसको इश्यू हो जाता है, क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं। फिर आप इसमें ये भी लिख दें कि भाई स्ट्रेंथन योर इकोनॉमी, बस दिस इज द बेस्ट थिंग। पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत स्ट्रेंथन करी। और ये जो डिप्लोमेटिक बैलेंस क्रिएट करना है, ये आप एक और चीज से भी क्रिएट कर सकते हो, सॉफ्ट पावर से। यानी जो मैंने कल बात की, कल्चरल एक्सचेंजेस करो मुल्कों के दरमियान। कि आपको क्या लगता है जो अमेरिका इतने फंड करता है यूएस एड के कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं, ये फजूल में तो नहीं होते। हमारा बच्चा जाके वहां पढ़ता है, उनका कल्चर सीखता है, उनकी वैल्यू सीख के आता है, उसका सॉफ्ट पावर अमेरिका का बढ़ रहा है।
आज भी आपके पास 2 ऑप्शंस हों, स्कॉलरशिप लगी है, एक यूएस की और एक चाइना की, कहाँ जाओगे? क्यों? यूएस तो भाई काफिर मुल्क है, फलस्तीनियों के साथ क्या कर रहा है वो, इजराइल के साथ क्या कर रहा है वो, वहां गायब भाई ये सब चीजें। इसलिए भी रियलिस्टिक कल्चरल एक्सचेंजेस की ही वजह से आज ये हम सोचते हैं, उनका सॉफ्ट पावर बहुत पावरफुल है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल हाँ आईपी का नहीं होता है। क्या होता है आईपी का? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे हमारे बासमती राइस में ऑन किया कि डिवोर्स है, तो अगर हमने केस ना किया तो वो उनके नाम पे हो जाएगा। तो लाजमी बात है, ये तो देखो ये तो काफी चीजें हैं, ये तो भाई इकोनॉमिक बेसिकली आप उस पर काम करोगे अपने। यार ये कुछ ऑप्शन हैं जो पाकिस्तान कर सकता है जिससे आपकी फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेटिक बैलेंस तो कभी क्रिएट नहीं हो सकता, हाँ क्लोजर टू सच अ थिंग हो सकती है, हो सकता है ऐसी कुछ चीजें करके, ठीक है। फिर यही चीजें आप बोल सकते हो। फिर जब हमने ईरान और इंडिया की बात की थी तो वो यही थी कि यार हमें इंडिया से कोई मसला नहीं है, हाँ कश्मीर के इशू के अलावा हमें कोई मसला नहीं है, पर हम आपके साथ इकोनॉमिक टाइज चाहते हैं, हम ईरान के साथ इकोनॉमिक टाइज चाहते हैं, तो कोई इशू नहीं है, हो सकता है, ठीक है। ये लिख लें आप लोग। नेशनल एक्शन प्लान किस किस ने सुना है? 2016 में आया था नेशनल एक्शन प्लान, जो है वो ईपीएस का अटैक जब हुआ था ना, ड्रेडफुल ईपीएस अटैक हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान के सारे सियासतदान और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट बैठी, उन्होंने एक एनएपी 2016 का प्लान दिया कि बेसिकली काउंटर टेररिज्म कैसे करनी है। ये कहीं लिखा है 14 है, ये हर साल अपडेट होता था। 16 में बेसिकली इसका लेटेस्ट आया, तो आप 14 बेसिकली कर लें, 14 से लेकर वही 16 तक, ठीक है। नेशनल एक्शन प्लान आया, एनएपी मतलब नेशनल एक्शन प्लान, इससे कुछ इदारे बने। फॉर एग्जांपल एक इदारा है नेक्टा, आजकल ये इदारा बिल्कुल नॉन एक्टिव है पर बजट पूरा ले रहा है। इट्स अ वेरी नॉन एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि आपके जो सिक्योरिटी अपरेटस है, जिसमें आपकी पुलिस आती है, सिक्योरिटी अपरेटस जिसमें क्या है, पुलिस है, रेंजर्स है, जो भी इंटेलिजेंस इदारे हैं हमारे पास, उन सबको बेसिकली स्ट्रेंथन करना। क्या करना उनको? एक तो स्ट्रेंथन करना उनको, स्ट्रेंथन देम, फिर उनकी इंक्रीज देयर कैपेबिलिटी, देयर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। फिर पहले क्या होता था कि इदारे इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं करते थे, पर अंडर एनएपी आपको इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी है विद द सिक्योरिटी एजेंसीज, विद द सिक्योरिटी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। इंटेलिजेंस शेयरिंग की एक बात है। ये सारे कौन से मेजर्स हैं? काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म मेजर्स हैं। आपको नहीं लगता जब ये सब चीजें होंगी तो इनसे ये चीजें खासी कम हो सकती हैं? इंसर्जेंसी। फिर एक तो चीज ये हुई, दूसरी चीज क्या है? इंप्रूव जुडिशरी परफॉर्मेंस। बहुत से क्राइम्स, बहुत सा इनजस्टिस, बहुत से क्राइम्स, टेररिज्म, सेक्टेरियनिज्म इनजस्टिस की वजह से होता है। तो अगर आपके पास जुडिशरी पे की परफॉर्मेंस पे रिफॉर्म्स आए, थोड़ा जुडिशरी को भी कस के पकड़ा जाए, तो आई थिंक कि बहुत से आपके जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं पाकिस्तान के वो हल हो सकते हैं, ठीक है। जस्टिस को जो है ना बेसिकली डिस्पैशनेट जस्टिस इसे कहते हैं, कि विदाउट बायस जो जस्टिस होता है, डिस्पैशनेट जस्टिस, इसको बढ़ाया जाए। किसके साथ? भाई डिप्लोमेटिक टाइज इंप्रूव करें विद नेबर्स,
वही बात आ गई फॉरेन पॉलिसी की, विद नेबर और ऑन काउंटर टेररिज्म। शेयरिंग नहीं है। अभी जो ईरान ने मसले किए हमारे साथ, वो यही था ना कि भाई हमारे डिप्लोमेटिक टाइज बेसिकली ईरान के साथ इतने अच्छे नहीं है कि हम इंटेलिजेंस शेयरिंग कर सकें। हमें लगता है, उन्हें लगता है कि शायद हम उनके मुल्क में कर रहे हैं, हमें लगता है कि वो हमारे मुल्क में कर रहे हैं। तो वही बात है कि डिप्लोमेटिक टाइज जब इंप्रूव होंगे तो काउंटर टेररिज्म पे काम होगा। और उसमें भी आप यही लिख लेंगे, जो क्रॉस बॉर्डर जिसे कहते हैं, क्रॉस बॉर्डर इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, हमारे इदारे उनके इदारों के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करें, जिससे पूरे रीजन में बेसिकली सिक्योरिटी का मसला हल हो सके। अब जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, उसके लिए क्या है, यही है भाई, इंडिया के साथ या जो ममालिक हमारे खिलाफ है उनके साथ हम ये करें। दूसरी चीज, हम अपने सॉफ्ट पावर को प्रोपेगेट करें दुनिया में। वो कैसे होगा? हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं मुल्क में, काउंसिल्स हैं, एम्बेसीज हैं, एम्बेसडर्स हैं, मीडिया है, हमारा जो फिल्म मीडिया है, फिल्म इंडस्ट्री, ये सब उनका काम है कि बेसिकली सॉफ्ट पावर को प्रोपेगेट करना है कि पाकिस्तान एक पीस लविंग कंट्री है जो हर जगह पीस चाहता है और प्रोस्पेरिटी चाहता है। ठीक है, इससे क्या होगा? और दूसरी चीज़ ये कि भाई फिर आप अपनी इंटेलिजेंस को, वही बात है ना, जब आपकी इंटेलिजेंस इंप्रूव्ड होगी, कैपेसिटी, तो फॉर एग्जांपल एक चीज़ थी EU डिसइंफो लैब। इंडिया जो है वो करोड़ों डॉलर्स जो है वो बहा रहा था कि पाकिस्तान का सॉफ्ट पावर इमेज ख़राब करें। तो यूरोपियन यूनियन की डिसइंफो लैब एक बेसिकली इन्वेस्टिगेशन इदारा है जिसको पाकिस्तान ने कहा कि हमारे केस पे आप काम करें। उन्होंने काम किया और ये रिपोर्ट निकली डिसइंफो लैब की, जिसमें ये पता चला कि इंडिया बहुत ज़्यादा हमारे सॉफ्ट पावर को वेस्ट में बेसिकली ख़राब कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें दुनिया को जाके बताई कि यार आप इन चीज़ों पे थोड़ा काम करें, इम्प्रूवमेंट करें। आउटलाइन बनाने की बेसिकली आपकी हेडिंग्स क्या होंगी? क्वेश्चन है, जो 2 क्वेश्चन है, दोनों में से दोनों ही क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ और उसके हिसाब से बताता हूँ। एक सवाल ये और आज का सवाल, दो क्वेश्चंस हैं, इसमें 2 चीज़ें पूछी गई हैं तो 2 चीज़ें बताएंगे, उसमें भी 2 चीज़ें पूछी गई हैं तो 2 चीज़ें बताएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है हिस्ट्री के बारे में लिखने की कि भाई पैलेस्टाइन इशू की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, कब हुआ, क्या नहीं हुआ, XYZ, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। मैंने आपको पहले बताया था, हिट द बुल्स आई वाली बात, जितना पूछा गया उतना ही बताना है। प्लीज़ अभी इसके सर आंसर देखिए आपको लिखने हैं, मगर मैं बता रहा हूँ आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन में 2 चीज़ें लाजमी होंगी, एक आपका इंट्रोडक्शन
और एक आपका कंक्लूजन। बीच में फॉर एग्जांपल इसमें आपने 2 हेडिंग्स बनाई, कितनी? 2 हेडिंग्स बनाई। अब हर हेडिंग के अंदर मुझे पॉइंट्स चाहिए कि आप लोग लिखेंगे क्या, बस सिर्फ पॉइंट्स, पॉइंट फॉर्म में कि जी जैसे मैंने आपको ऐसे करके लिख के दिया। एक्सप्लेनेशन स्टेट्स वेट्स की मुझे कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग? ये करना है हमें, स्टार्ट करें, या आप ये सवाल करें या वो सवाल करें, पर प्लीज क्वेश्चन को सही से पढ़ें एंड स्टार्ट योर वर्क।